नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्यारे बच्चों का गवर्नमेंट क्लासेस की इस वीडियो में स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सफलता बैच का जो पहला वीडियो है उसके बारे में, क्लास 12 के केमिस्ट्री विषय के बारे में। ठीक है, तो हम किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले, पढ़ने से पहले उसके बारे में जो मूलभूत जानकारी है वो हम प्राप्त करते हैं। तो हम आपको सिलेबस पढ़ाने से पहले, ठीक ना, जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री विषय है उसका सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं, परिचय करवाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाने का पूरे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर केमिस्ट्री होता क्या है, रसायन शास्त्र आखिर कहते किसे हैं, ठीक ना। और ये जो रसायन शास्त्र आखिर इतना ज्यादा आज विकास कर चुका है, जिस पर दुनिया आज कहां से कहां तक पहुंच चुका है, जिसके कारण तो वे सब जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति का नाम क्या था जो सबसे पहले इसमें अपना अहम योगदान दिए और इसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी बातों को जानेंगे और इन सभी बातों को जानने के बाद हम जो हमारा रसायन शास्त्र का वर्गीकरण है उसको सबसे पहले वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद हम आपको सिलेबस की शुरुआत करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर रसायन शास्त्र कहते किसे हैं, केमिस्ट्री का परिभाषा जो है होता क्या है। ठीक है, तो रसायन शास्त्र का परिभाषा कहता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, उसकी बनावट, संरचना, उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों कहने का मतलब भौतिक एवं रासायनिक इत्यादि का क्या किया जाता है, तो इत्यादि गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो हम रसायन शास्त्र कहते हैं, यानी कि केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि अगर हम संक्षिप्त रूप में बोले तो क्या, तो पदार्थों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, तो रसायन शास्त्र कहलाता है। क्योंकि रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो पदार्थों के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आपको इन सभी बातों को क्या करते हैं, तो पहले लिखते हैं और लिखने के बाद हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक सबसे आसान भाषा में समझाएंगे और आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ करके इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और अब जो है हम उन्हीं सभी की योगदान से, उन्हीं सभी के आशीर्वाद से ऑनलाइन के क्षेत्र में आए हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए या ऑफलाइन के माध्यम से जुड़िए, कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके किसी भी माध्यम से जुड़ करके आप हमसे रसायन शास्त्र की जो क्लास है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रसायन शास्त्र की परिभाषा को जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसके हम जन्मदाता को समझेंगे, यानी कि जनक को समझेंगे और उसके बाद हम रसायन शास्त्र में जो पदार्थों का वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को समझेंगे और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, तो नए सेशन से आपको हम वीडियो की जो क्लास की जो है जो वो शुरुआत करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा को समझते हैं कि रसायन शास्त्र की परिभाषा कहता क्या है। तो रसायन शास्त्र का परिभाषा कहता है कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की बनावट, उसकी संरचना, उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों इत्यादि गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो रसायन शास्त्र कहते हैं। अगर सिंपल सा बातों में हम क्या कहें, तो सिंपल सा बातों में अगर हम कहें तो पदार्थों का अध्ययन, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले, ठीक ना, सीधी परिभाषा में बोले तो पदार्थों का अध्ययन, हम जो पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ठीक ना, पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन मेरा क्या कहलाता है, तो रसायन शास्त्र कहलाता है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, पदार्थों के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उससे हमें क्या क्या पदार्थ, क्या क्या फायदे हैं, ठीक ना, इन सभी बातों का जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो रसायन शास्त्र बोलेंगे। ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र मेरा पदार्थों का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद मेरा है जो रसायन शास्त्र जो विषय है उसके जन्मदाता कौन है। तो रसायन शास्त्र जो विषय है उसके जन्मदाता है जो मेरे वैज्ञानिक है, उनका नाम है लेबोजियर, वैज्ञानिक, ठीक है,
वैज्ञानिक वैज्ञानिक ठीक है, वैज्ञानिक लेवोजियर कहीं कहीं पर आपको लेवोजियर, कहीं कहीं पर आपको लेवोसियर भी देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक लेवोजियर को रसायन वैज्ञानिक लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक, रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, रसायन शास्त्र का क्या कहा जाता है तो जनक कहा जाता है। जिस प्रकार से जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो न्यूटन को कहा जाता है। उसी प्रकार से मेरा जो है वो रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो वैज्ञानिक लेवोजियर को। ये जो मेरे वैज्ञानिक का नाम लिखे, ये जो मेरे द्वारा जो वैज्ञानिक का नाम लिखा गया लेवोजियर, इन्हीं लेवोजियर को क्या कहा जाता है तो रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। जनक बोलिए, पितामह बोलिए, ठीक है, दोनों कहने का मतलब एक ही होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, जो पदार्थ जो हैं उनको किस प्रकार जो है, किस आधार पर जो है वो अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। ठीक ना, क्योंकि हम सभी जो हैं वो अनेक प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव रूप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस रूप में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गैस रूप में होते हैं। तो आखिर जो ये पदार्थ जो है वो अलग अलग रूप में क्यों पाए जाते हैं, ठीक है, वो कभी गैस से ठोस बन जाते हैं, कभी ठोस से द्रव बन जाते हैं। तो ये सब जो है घटना वह किन कारणों से होता है, ये सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है पता है, आपको इस वीडियो में जुड़े हुए रहना है। ठीक ना, देखिए अब हम चलते हैं पदार्थों के बारे में जानना। ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि रसायन शास्त्र किसका अध्ययन है तो रसायन शास्त्र पदार्थों का अध्ययन। रसायन शास्त्र किसका अध्ययन है तो रसायन शास्त्र पदार्थों का अध्ययन है। अब हम इसको क्या करते हैं तो इस परिभाषा को हम यहाँ से हटा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस परिभाषा को हम मिटा देंगे क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे तो इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद हम पदार्थों के वर्गीकरण की तरफ चलने वाले। ठीक है, मेरा वर्गीकरण जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है बोर्ड पर, इसीलिए हम बोर्ड के जो है वह जगह को सबसे पहले साफ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम चलते हैं वो चलते हैं पदार्थों के बारे में। पदार्थों का जो वर्गीकरण है वह किस आधार पर और कितने वर्गों में किया गया है, तो हम इसकी जो है वो आगे आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। ठीक ना, सबसे पहले जो है वो मेरा पदार्थ है। ठीक है, मेरा क्या है पदार्थ है। तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है, वस्तु का जो वर्गीकरण है वह दो आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है तो दो आधार पर। पहला जो आधार है वो है मेरा भौतिक गुण। पदार्थों का जो वर्गीकरण है वह दो आधार पर किया जाता है। एक किया जाता है भौतिक गुण के आधार पर। किस आधार पर तो भौतिक गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर। और दूसरा जो मेरा वर्गीकरण का आधार है वो है मेरा रासायनिक गुण। ठीक ना, दूसरा जो मेरा आधार है वो है मेरा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, एक मेरा भौतिक गुण है और दूसरा मेरा रासायनिक गुण है। एक मेरा भौतिक गुण है और दूसरा मेरा रासायनिक गुण है। ठीक ना, भौतिक गुण और कौन सा गुण तो रासायनिक गुण। भौतिक गुण और मेरा दूसरा कौन सा गुण है तो रासायनिक गुण। अब जो है भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रासायनिक गुण के आधार पर जो पदार्थों को बांटा गया है वो कितने वर्गों में बांटा गया है, वो सभी बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो है वह भौतिक गुण के आधार पर पदार्थों को जो है वह मुख्य रूप से तो आप इससे पहले जो है वह 10 तक 3 वर्गों में पढ़ते हुए आते होंगे। ठीक है, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। ठीक है, ठोस सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव गैस। लेकिन यहाँ पर जो है वो ठोस द्रव गैस से
जो है वह 2 कदम आगे हमको बढ़ना है। एक कदम बढ़ना है हमको पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, और एक कदम हमको आगे बढ़ना है पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो हम आपको सभी बात को समझाएंगे कि मेरा पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, मेरा पदार्थ की जो चौथी अवस्था प्लाज्मा है वो मेरा क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आवश्यकता क्या है, तो आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि धैर्य सर्वत्र समाधान, यानी कि धैर्य जो है वह सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो आप धैर्य बना करके रखें, हर एक बात जो है वो आपके सीधे मस्तिष्क तक पहुंचने वाला है। ठीक है, तो देखिए भौतिक गुण के आधार पर जो पदार्थ है वह मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक मेरा होता है ठोस, ठीक है एक जो मेरा होता है वो होता है ठोस, दूसरा जो मेरा होता है वो होता है द्रव, और तीसरा जो मेरा होता है वो होता है गैस। तीसरा जो मेरा है वो होता है गैस। ठीक है, और मेरा जो चौथी अवस्था जो है वो है प्लाज्मा। मेरा चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा। और मेरी पांचवी अवस्था जो है वो क्या है, तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको हम BEC इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम लिख दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इसके लिखने के लिए जो है ना जगह की कमी है। ठीक है, या इसके नीचे आप लिख सकते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसको B फोर होता है बोस, B फोर होता है बोस, B फोर बोस, E फोर आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं इन सभी पदार्थों की परिभाषा के बारे में, उसके बाद हम पदार्थों के रासायनिक गुणों के आधार पर भी क्या करेंगे, तो वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो पदार्थों की जो ठोस अवस्था है उसमें क्या होता है, तो इसकी जो आकृति और आयतन जो है वो निश्चित होता है। आकृति कहने का मतलब इसकी बनावट, और आयतन कहने का मतलब हुआ इसके द्वारा घिरा गया स्थान। तो इसके द्वारा जो घिरा गया स्थान है वो भी फिक्स होता है, और इसकी आकृति जो है वो भी फिक्स होता है। मेरे पास जो ये आप देख रहे हैं बोर्ड मार्कर, तो इसकी जो आकृति है वो बेलनाकार है, और इसका जो क्या बोलते हैं आयतन जो है वो मेरे वायु में भी जो है वो उतना ही आयतन यहाँ इस बोर्ड पर भी होगा। ठीक है, और इसका जो आकृति है बेलनाकार, वो बेलनाकार इस वायु में भी होगा, और इस बोर्ड पर भी क्या होगा, तो बेलनाकार भी होगा। यानी कि ठोस वस्तु की जो है वो आकृति और आयतन परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हो गया द्रव। द्रव का परिभाषा कहता है कि द्रव जो वस्तु है द्रव जो वस्तु है उसकी जो ये आयतन है वो परिवर्तित होता है, लेकिन आयतन जो है अपरिवर्तित होता है, लेकिन आकृति क्या होते हैं, तो फिक्स होते हैं, आकृति परिवर्तित नहीं होते हैं। सॉरी द्रव जो पदार्थ की अवस्था है, माफ कीजिएगा, द्रव जो पदार्थ की अवस्था है इसकी जो है वह आकृति, इसकी जो आकृति करने का मतलब हुआ बनावट, ये जो है अनिश्चित होता है। क्या होता है, तो अनिश्चित होता है। अनिश्चित करने का मतलब निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जो आयतन है, आयतन वो क्या होता है, तो निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, तो आयतन क्या होता है, तो निश्चित होता है। कहने का मतलब हुआ कि जब हम 1 लीटर जल को लेते हैं तो 1 लीटर जल मेरा बोतल में भी 1 लीटर रहेगा, बाल्टी में भी 1 लीटर रहेगा, और जग में भी 1 लीटर रहेगा। ठीक है, इसका जो आयतन है वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन इसकी जो आकृति है बोतल में किसी और प्रकार का होगा, जग में किसी और प्रकार का होगा, और उसके बाद कोई बाल्टी में रख देंगे तो बाल्टी के प्रकार का हो जाएगा। यानी कि इसकी आकृति जो है वो क्या बोलते हैं बर्तन के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन आयतन जो है 1 लीटर वो 1 लीटर ही रहेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, उसके बाद है मेरा गैस। तो गैस बाबू जो है वो बेचारे निराले होते हैं, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना आकृति भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित करके हमेशा अपने दुनिया में मगन रहता है। ये बेचारा हमेशा स्वतंत्र रहता है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद है मेरा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, तो जब पदार्थों को अत्यंत से अत्यंत, ठीक ना,
न्यूनतम से न्यूनतम ताप पर क्या कर दिया जाता है, तो ठंडा कर दिया जाता है, तो पदार्थ की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जब पदार्थों को न्यूनतम ताप पर ठंडा कर दिया जाता है तो पदार्थ की उस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जब पदार्थों को अत्यंत से अत्यंत उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाता है, जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होकर के यानी कि मुक्त होकर के प्रवाहित होने लगते हैं, धारा के रूप में बहने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, जैसे में मेरा ये ज्वालामुखी का लावा हो गया। ठीक है, उसके बाद सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है हाइड्रोजन हीलियम का, वो हो गया इत्यादि। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पदार्थों के जो है वो भौतिक जो वर्गीकरण है वो आपको बेहतर तरीका से समझ में आया हो। अगर आपको बेहतर तरीका से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले। ठीक है, और आप हमारे क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए रहिए। जब आपको अंत में मेरा ये रासायनिक परिवर्तन भी अच्छे से समझ में आ जाए तो आप मेरे चैनल को क्या करें, तो लाइक जरूर करें। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए अब रासायनिक गुणों के आधार पर जो है पदार्थों को वह कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। पहला है तत्व, पहला मेरा क्या है, तत्व। उसके बाद मेरा है दूसरा यौगिक, उसके बाद मेरा क्या है, दूसरा यौगिक। उसके बाद तीसरा मेरा क्या है, तो मिश्रण है। क्या है, तो मिश्रण है। पदार्थों को रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मेरा तत्व है, उसके बाद मेरा यौगिक है, उसके बाद मेरा मिश्रण है। अब हम जानेंगे क्या कि तत्व किसे कहते हैं, तत्व का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, अगर आप 9th क्लास पढ़े होंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपके लिए बताने के लिए तो अवेलेबल हैं ही। उसके बाद मेरा यौगिक है, यौगिक को जान लेंगे। उसके बाद हम मिश्रण को जानेंगे कि मिश्रण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तत्व के बारे में जानेंगे, तत्व आखिर कहते किसे हैं। तो जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से, ठीक है, जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिले हुए होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। अर्थात पदार्थ के शुद्धतम रूप को हम तत्व कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु आपस में क्या होते हैं, तो जुड़े हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। कहने का मतलब हुआ जैसे हमारे पास जो प्रकृति में अभी तत्वों की जो ज्ञात संख्या है कितनी है, तो 118 है। कितना है, तो 118। तो 118 तत्वों में जो आप पीरियोडिक टेबल में याद किए होंगे, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। इसी प्रकार से जो आप याद किए होंगे, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15। तो उसमें जो है मेरा सबसे पहला आया हाइड्रोजन H1, उसके बाद आया हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक ना, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक ना, सोडियम, जो भी आगे मेरे एल्युमिनियम, ठीक ना, या फिर आयरन आते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है, तो सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु है। हीलियम में सिर्फ हीलियम के परमाणु है। लिथियम में सिर्फ लिथियम के परमाणु है। बेरिलियम में सिर्फ किसके परमाणु है, तो बेरिलियम के ही परमाणु होंगे। ऐसा नहीं कि बेरिलियम में हाइड्रोजन के परमाणु आ जाएंगे और हीलियम में जो है वो लिथियम के परमाणु आ जाएंगे। जो तत्व रहेगा उस तत्व में उसके ही परमाणु उपस्थित होंगे। इसीलिए कहा गया है जो तत्व जो है वह पदार्थों का क्या है, तो शुद्धतम रूप है। शुद्धतम रूप करने का मतलब प्योर, अकेला, सबसे बेस्ट, नो मिलावट, ठीक है। उसके बाद है मेरा तत्वों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 118 है, ठीक है। उसके बाद जो है तत्व को जो है वह 3 वर्गों में क्या किया गया है, तो बांटा गया है। तत्व को जो है वह 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है मेरा धातु तत्व होते हैं, उसके बाद अधातु होते हैं, और अधातु के बाद क्या होते हैं, तो उपधातु होते हैं। और धातु के बाद क्या होते हैं, तो उपधातु होते हैं। धातु किसे कहते हैं, जो अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होने दे उसे धातु कहेंगे। सिंपल सा बात है, जो अपने से होकर के वैसा तत्व जो अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होने दे उसे धातु कहेंगे। और जैसे मेरा हो गया सबसे अच्छा एग्जांपल क्या आती, तो एजी चांदी,
Al एल्युमिनियम, Cu कॉपर, ठीक ना, Fe लोहा यानी कि आयरन, Et से। उसके बाद अधातु किसे कहेंगे? तो जो अपने से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने उसे क्या कहेंगे? तो अधातु कहेंगे, ठीक है। जो अपने से होकर के धारा का प्रवाह नहीं होने उसे क्या कहेंगे? तो अधातु कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा उपधातु क्या हो जाएगा? तो जो अपने से होकर के कम कम धारा का प्रवाह होने दे उसे हम क्या कहेंगे? तो उपधातु कहेंगे, ठीक है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद मेरा यौगिक है। तो यौगिक किसे कहते हैं? तो जब दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? तो अभिक्रिया कराया जाता है, तो एक नए प्रकार के क्या होता है? तो यौगिक का निर्माण किया जाता है। यानी कि दो तत्वों के मिलने से एक तीसरे प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, और वही तीसरे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं, यानी कि कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो यौगिक क्या होता है? तो यौगिक होता है कि जब हम दो तत्वों को मिलाएंगे, जैसे में हम H2 को मिला है और O2 को मिला है, तो O2 और H2 मिलकर क्या करेगा? तो H2O बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो H2O बना है, H2 और O2 को मिलने से H2O बना है, तो इस H2O को हम क्या कहेंगे? तो यौगिक कहेंगे। जैसे मेरा हो गया H2O जल, उसके बाद मेरा हो जाएगा क्या चीज? ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक ना, C2H5OH। तो इसे इन सभी तीनों पदार्थों में क्या किया गया है? तो एक से अधिक तत्वों को मिला करके इसका निर्माण किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो यौगिक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है मेरा यहाँ यौगिक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक। एक कौन से यौगिक होते हैं? तो एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। एक होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा मेरा क्या होता है? तो कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो वैसा यौगिक जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो, यानी कि सी की मात्रा उपस्थित हो, और वह हाइड्रोकार्बन यानी कि CH से मिलकर बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं हो और जो CH से मिलकर नहीं बना उसे क्या कहेंगे? तो अकार्बनिक यौगिक कहेंगे, ठीक ना। जैसे अगर हम कार्बनिक यौगिक को ले क्या थी? तो मेरा हो जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद C2H5OH मेथेनॉल। ये सब क्या है? तो कार्बनिक, इसमें कार्बन भी है और यह CH से मिलकर भी बना हुआ है, तो इसको हम कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। उसके बाद मेरा अकार्बनिक में क्या होगा? तो H2O। इसमें कहीं दूर तक भी हमको कार्बन नजर नहीं आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? तो अकार्बन। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो अकार्बनिक कहेंगे। उसके बाद मेरा है मिश्रण, ठीक ना। तो मिश्रण आखिर कहते किसे हैं? तो जब दो यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम जल में किसको मिला दिए? नमक को मिला दिए, तो मेरा मिश्रण हो गया। हम क्या किए? तो एल्कोहल में एल्कोहल में हम जल को मिला दिए, तो मेरा मिश्रण कहलाया, ठीक ना। उसके बाद हम ये क्या बोलते हैं? ये दूध में हम किसी अन्य पदार्थों को, चीनी को मिला दें, तो मेरा मिश्रण कहलाएगा, इत्यादि। तो ये पूरे के पूरे जो क्लास था वो आपके केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास जो है वह बेहतर तरीका से समझ में आया हो। तो अगर आपको ये क्लास बेहतर तरीका से समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने जो है मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।